नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, धनिया खेती पूरे देश में की जाती है। इसकी पत्तियां स्वाद बढ़ाने और दाना मसाला के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिसके चलते इसकी बाजार में मांग वर्ष भर बनी रहती है। तो आप इसी लाभ को देखते हुए धनिया की खेती से अधिक उत्पादन लेने के लिए इसकी बुआई के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धनिया की खेती के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि धनिया हमारे यहाँ की मुख्य मसाला फसल है। इसकी पत्तियाँ और इसके बीज दोनों मसाले के तौर पर उपयोग किए जाते हैं। धनिया का पौधा आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ये शीतोष्ण मतलब जो ठंड की फसल अपन एक तरह से कह सकते हैं कि ठंड की फसल है। तो किसान भाई इसकी बुआई का समय जैसा कि है कि अक्टूबर के मध्य से अपन नवंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करने के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो जैसा कि 10 से 15 टन FYM प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको पहले मिला देना चाहिए। साथ में किसान भाई जैसा कि जानते हैं कि इसमें फास्फोरस पोटेशियम हमको बेसल डोज के तौर पर ही दे देना चाहिए और नाइट्रोजन की आधी मात्रा हमको शुरू में देना चाहिए और पहली पत्ते की कटाई होने के बाद और सिंचाई करने के बाद हम इसमें बाकी आधी की मात्रा डाल सकते हैं। अपन रबी में जब फसल लेते हैं तो इसके बीजों में अच्छी सुगंध रहती है और इनकी क्वालिटी अच्छी रहती है। तो उसके हिसाब से अपने किस्में भी हैं, जैसे सिम्पो S33, RCR 684 और RCR 435। ये ख़ास तौर से बीजों के लिए ये बहुत अच्छी किस्में हैं और इनका इसके लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा जो है कि अगर हमको पत्ती भी चाहिए और बीज भी चाहिए तो उसके लिए जो किस्में हैं JD1 और RCR 480 और गुजरात धनिया 2 है। ये सबसे अच्छी डुअल पर्पज किस्में हैं। साथ में अगर सिर्फ हम पत्ती के लिए खेती करते हैं तो उसके लिए गुजरात धनिया 2 और RCR 728 बेहतर किस्में हैं। जहाँ तक बीज दर की बात है तो हमारे खेत में अगर नमी अच्छी है तो हम इसके लिए 20 से 25 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से बीज रखते हैं और अगर नमी कम है तो हमें थोड़ा सा बीज दर ज़्यादा रखना चाहिए। 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, बीज को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदना चाहिए और बीज को बोने से 8 से 10 घंटे पहले पानी में भिगा देना चाहिए। साथ ही भूमि जनित रोगों से बचाने के लिए मैकोजेब 3 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। इसमें रो टू रो जो डिस्टेंस है वो करीब 30 सेंटीमीटर के आसपास रखना चाहिए। ये खेत की मिट्टी और किस्म के अनुसार ये चीज़ वेरी कर सकती है। किसान भाइयों, धनिया की जो खेती है इसमें 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी खेत की ज़मीन कैसी है, उसकी जल धारण क्षमता कैसी है। तो खेत में आप नमी का स्टेटस देखते रहें, नमी की स्थिति देखते रहें और उसके हिसाब से 4-5 सिंचाई इसमें लगती है। मुख्य रूप से इसमें जो समस्या है वो आती है खरपतवार नियंत्रण की।
तो किसान भाई, जैसा कि आप जानते हैं, बुआई के तुरंत बाद इसमें हम स्टाम पिक्स्ट्रा या पेंडामेथिलिन जो स्टाम 30 के नाम से आता है, 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसका उपयोग कर सकते हैं। पर किसान भाइयों को कोशिश ये करनी चाहिए कि चूँकि हम इसकी पत्तेदार सब्जी के लिए उपयोग करते हैं, सीधे इसका कंजम्पशन करते हैं, तो हमें केमिकल का उपयोग कम से कम करना चाहिए और हाथ से निदाई गुड़ाई इसके लिए बेहतर होती है। तो इसमें 1 से 2 निदाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। बकरी पालन हर तरीके से मुनाफे का व्यवसाय है। बकरी पालन में न सिर्फ शुरुआती निवेश बहुत कम होता है, बल्कि बकरियों की देखरेख और उनके चारे पानी का खर्च भी बहुत कम होता है। लेकिन बकरी पालन को सफल बनाने के लिए गर्भित बकरियों और उनके मेमनों की उचित देखरेख करना जरूरी होता है, तभी आपको इस व्यवसाय से अधिक मुनाफा होगा। तो आप कैसे करें मेमनों का प्रबंधन, इसकी जानकारी लेते हैं वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर SK श्रीवास्तव से। पशुपालक साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक बकरी पालन, विशेष करके गर्भवती जो बकरियां होती हैं उनकी समुचित देखभाल कि बकरियों की औसत उम्र लगभग 12 वर्ष होती है। लगभग 1.5 माह, अब 1.5 साल की उम्र में वो तैयार हो जाती हैं प्रजनन के लिए और गर्भ धारण करने के लिए। खास बात यह है कि जो बच्चे जनवरी से अप्रैल के बीच में पैदा होते हैं वो ज़्यादा स्वस्थ होते हैं और उनकी तुलना में अगस्त और नवंबर के महीने में बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं। तो इसी प्रकार से हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें गर्भवती बकरियों के आहार के बारे में, तो गर्भवती बकरियों के लिए आहार खासतौर से ध्यान देंगे कि अंतिम जो 6-7 सप्ताह है उसमें हमको विशेष तौर से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर बड़ी बकरियों के लिए जो दाना देते हैं, जीवन निर्वाह के लिए राशन देंगे लगभग 250 ग्राम प्रति 50 किलो के उसके वजन पर। उत्पादन राशन देंगे 450 ग्राम प्रति 2.5 किलो दूध के उत्पादन पर। तो गर्भवती उसमें जो है अंतिम 2 माह के गर्भकाल में लगभग 200 ग्राम प्रतिदिन हमको एक्स्ट्रा अलाउंस देना पड़ेगा। और इसमें इसके साथ में उनमें उनके लिए कैल्शियम है, फास्फोरस है, नमक का मिश्रण जो है चाटने के लिए उनको देंगे। और इनकी साथ में हरी पत्तियों के अलावा लगभग 400 से 500 ग्राम के आसपास दाना मिक्सचर भी इनको देना पड़ेगा। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखें कि जब आखिरी दिन आते हैं बच्चे देने के, तो उस समय हम बाकी जो भीड़ में से जो बकरियां हैं उनसे अलग करके इसके लिए अलग बिछावन और अलग व्यवस्था करें। किसान भाइयों, बकरियों की प्रजनन क्षमता बहुत होती है। बकरी करीबन 1.5 साल की उम्र में ही बच्चा प्रजनन करने की क्षमता रखती है और 6 से 7 महीनों के अंदर उनका जन्म हो जाता है। एक बकरी एक बार में 2 से 3 या कभी-कभी उससे अधिक बच्चे भी पैदा करती है, लेकिन इनके नवजात मेमनों की उचित देखरेख नहीं करने पर मृत्यु दर बढ़ जाती है। बकरियों की देखभाल के लिए हमको मुख्य रूप से जो बिंदु और भी ध्यान में रखने लायक है कि उनका बिछावन बहुत अच्छा हो, सॉफ्ट हो, ताकि बच्चा देने पर ना तो उसके मेमने को, ना उसके खुद माता को और ना ही उनके थनों को कोई नुकसान पहुंचाने पाए। जैसे ही बच्चा बाहर आता है, बच्चा अलग करके उसके नाक से और मुंह से जो म्यूकस है उसको हल्के साफ हाथों से उसको पोंछ दें, साफ कपड़े से पोंछ दें। और यदि उसमें सांस लेने की दिक्कत हो रही है, थोड़ा मालिश करके जब खड़ा करेंगे तो उसमें अच्छे से उसमें स्फूर्ति का संचार जल्दी होता है। हमारे जो मेमने हैं उनमें नाल काटना, कई बार गलतफहमी में पशुपालक किसी भी गंदी नुकीली चीज़ों से काट देते हैं, उसके लिए हमको बचाव रखना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरी कैंची या फिर नई ब्लेड से उसका नाड़ा काटें ताकि उसमें किसी तरह के संक्रमण न रुके। और साथ में उसमें आयोडीन, टिंचर आयोडीन या टिंचर बेंजोइन लगा दें और हर दूसरे तीसरे दिन उसमें टिंचर आयोडीन लगाते रहें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही मेमना आता है, 1-1.5 घंटे के अंदर माता का प्रथम दूध जो कोलेस्ट्रम कहलाता है वह पिलाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए कभी कभी बच्चा खड़ा नहीं होता है तो आपको सपोर्ट देना पड़ेगा और थोड़ा सा प्रशिक्षण देने पर वह अपनी माता के थन की तरफ बढ़ता है और दूध लेने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि माँ भी खड़े होने के लायक स्थिति में नहीं होती है, तो उसमें आपको अतिरिक्त प्रयास करके माँ को खड़ा करके उसको दूध पिलाने के लिए चेष्टा करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि
आंवर सही समय पे नहीं गिराती है बकरी, तो उसमें आप कभी भी अपने हाथों से आंवर खींचने की जोर जबरदस्ती करने की कोशिश न करें। किसी प्रशिक्षित पशु चिकित्सक या पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक की मदद से उसमें बाहर निकलवाएं जेर, और उसमें दवाएं वगैरह प्रॉपर, उसमें बच्चेदानी में दवा वगैरह रखवाएं। 1 सप्ताह के बाद में मेमनों को दूध पिलाने का समय दिन में 3 बार निर्धारित कर देना चाहिए और शुरुआती दाना देना शुरू कर देना चाहिए, जिसे क्रीपर राशन कहते हैं। इस आहार को बनाने के लिए मकई का दर्रा, 32% मूंगफली खल्ली, 35% गेहूं चोकर, 20% मिनरल पाउडर, 2.5% नमक, 0.5% और फिश मील 10% को अच्छी तरह से मिलाकर दाना मिश्रण तैयार कर बकरी के मेमनों को उनकी उम्र और वजन के अनुसार 15 से 60 ग्राम मात्रा प्रति मेमने को 7 महीने की उम्र से 3 महीने की उम्र तक खिलाना चाहिए, जिससे उनकी शारीरिक बढ़वार अच्छी हो सके। चाहे गर्भवती बकरियां हों या उनके पैदा हुए मेमने हों, हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए उनके स्वास्थ्य पे। साफ़ सफाई अच्छी हो, उनका खाद्य और पानी साफ़ सुथरा हो, उनके आवास प्रबंधन अच्छे हो। जो मेमने हैं उनका समय पर कृमिनाशक दवा दिए जाने का भी कार्य बहुत आवश्यक होता है। तो उसमें आपको पहले उसमें 15 दिन में, उसके बाद 3 माह की उम्र तक हर 15 दिन में जो कृमिनाशक दवा है वो देना पड़ेगा, और 3 से 6 माह की उम्र तक हर महीने, और 6 महीने के बाद आपको हर दूसरे या तीसरे महीने कृमिनाशक दवाएं आपको पशु चिकित्सक के सलाह पर अपने मेमने को देना पड़ेगा। कुछ विषाणु जनित बीमारियां होती हैं, जैसे PPR है, मुंह पका खुरपका है, उसकी रोकथाम के लिए हमको टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। नहीं तो ये अधिकतर हमारे जो बकरी पालक होते हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं बीमारियों से होता है। तो उसकी जो टीकाकरण तालिका है, जैसा शेड्यूल है, उसके अनुसार हमको इसका टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। सब्जियों में रंगीन फूलगोभी की खेती किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। कई तरह के पोषक तत्वों वाली इस सब्जी की बाजार मांग भी अधिक है। इसे बड़े बड़े मॉल्स और बाजारों में बेचा जाता है। इसके अलावा होटलों में इसकी सब्जी को बड़े चाव से खाया जाता है। तो आप इसकी रोपाई करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी से। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि जो रंगीन फूलगोभी है उसकी खेती कैसे की जाती है, ये क्या होती है। किसान भाइयों, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये रंगीन फूलगोभी एक्चुअली में फूलगोभी ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये या तो हरे रंग का होता है, या बैंगनी रंग का होता है, या फिर नारंगी रंग का होता है, या गोल्डन कलर हम कह सकते हैं। ये 3 कलर का होता है। आमतौर पर क्रीम कलर का या फिर सफ़ेद रंग का फूलगोभी होता है। लेकिन इसकी खेती अगर आप करना चाहते हैं तो आप सफलतापूर्वक इसकी खेती कर सकते हैं। ये रंगीन फूलगोभी की खेती करने का सारा विधि, सारा तरीका वही है जो फूलगोभी का है, लेकिन एक फ़र्क है किसान भाइयों, और वो ये है कि इसकी खेती आप मुख्य सीजन में ही कर सकेंगे। रंगीन फूलगोभी की खेती क्यों सुनकर ही आप चौंक गए ना? जी हाँ, सफेद और पीलेपन की तासीर लिए फूलगोभी तो आपने देखी ही होगी, लेकिन अब आप बैगनी, पीले, हरे, ऑरेंज रंग की फूलगोभी की खेती भी कर सकते हैं और इससे अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं रंगीन फूलगोभी की खेती के बारे में। नर्सरी में आपको विशेष केयर करना होगा। कतारों में नर्सरी आप लगाएंगे, 15 सेंटीमीटर की कतारों पे लगाएंगे। ऊंचा बेड करके 6 इंच से 8 इंच ऊंचा बेड करके लगाएंगे। बेड की चौड़ाई 1 मीटर ही रखेंगे। लंबाई आप आवश्यकता अनुसार 5-10 मीटर कुछ रख सकते हैं। और पौधे से जो बीज गिराएंगे सावधानी से गिराएंगे। 2-2 इंच की दूरी पे एक बीज गिरनी चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर घना बीज गिराएंगे तो फिर पौधे लैंकी हो जाएंगे, बहुत अच्छे नहीं होंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ, अगर आप बलुआही दोमट किस्म की मिट्टी में कर रहे हैं, मिट्टी में अम्लीयता है, तो वैसे केस में आपको 3 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से चूना या डोलोमाइट का प्रयोग करना होगा। अगर उसमें अम्लीय है तो अम्लीयता को न्यूट्रलाइज करना होगा, उदासीन मिट्टी का करना होगा। अगर खेत में नमी कम हो तो खेत में एक पलेवा कर लें और इसके बाद एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें। इसके बाद एक जुताई देसी हल तथा 2 जुताई कल्टीवेटर से जोतकर खेत में पाटा अवश्य लगाएं।
रोपाई करने के लिए खेतों की तैयारी बिल्कुल उसी तरह करें जिस तरीके से फूलगोभी की आप करते हैं, और कंपोस्ट 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से आप बुआई से पहले अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला देंगे। उसके अलावे नाइट्रोजन की मात्रा 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस और पोटास की मात्रा 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देनी होगी। इसमें से फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा मुख्य खेत में रोपाई से पहले अपने खेतों में डाल देना पड़ेगा। और आपको क्या करना है कि आपको जब आप खेतों की जब तैयारी कर रहे हैं उसी समय करना है। और आधी जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसमें उसकी 2 खुराक 15 दिन बुआई के बाद और फिर 30 से 35 दिन बुआई के बाद आप जब इंटरकल्चर ऑपरेशन करेंगे, कोड़ाई करेंगे, खुदाई करेंगे, उसमें डछो या कुदाल से जो आप उसमें भुरकाव करेंगे, अर्थिंग अप करेंगे, उस समय देना पड़ेगा। अब वेराइटी का जो चयन करेंगे, प्रभेद का चयन करेंगे, वो कौन सा करेंगे, तो इसके बहुत सारे प्रभेद हैं, रंग के हिसाब से अलग अलग है। जैसे प्रमुख वेराइटी जो पूरे दुनिया के बाज़ारों में है उसमें रोमैनेस्को वेराइटी है, ओर्डा है, अलवर्दा है, ग्रीन गॉडेस है, वेरोनिका है, मिनरेट है, ऑरेंज बुके है। ऑरेंज बुके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑरेंज कलर का है, गोल्डन कलर का है। ये रोमैनेस्को है, ये एक्चुअली में ब्रोकली और फूलगोभी का क्रॉस करके बनाया गया है हाइब्रिड, तो ये ग्रीन कलर का होगा, जाहिर सी बात है। ग्रीन गॉडेस है, ये ग्रीन कलर का होगा। इसके अलावा पर्पल केप, जो पर्पल एकदम बैंगनी की तरह पर्पल कलर का आएगा, बैंगनी का एकदम बैगन का जो रंग बैंगनी होता है ना, वायलेट, वो आएगा। ग्राफिटी करके वैरायटी है, सिसिलियन वायलेट है, वायलेट क्वीन है। तो ये सब प्रभेद को आप लाके आप अपने खेतों में इसकी नर्सरी बुआई करें और लगा सकते हैं। पौधों के खेत में प्रतिरोपण करने के पहले 1 ग्राम स्टेट्रोसाइक्लिन को 10 लीटर पानी में घोलकर 30 मिनट तक डुबाकर उपचारित कर लें। उपचारित करने के बाद पौधे को खेत में लगाएं। और फूलगोभी के जिस तरीके से कतारों में लगाते हैं, 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखेंगे। और कंपोस्ट 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से आप बुआई से पहले अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला देंगे। रंगीन फूलगोभी में कई तरह के विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसका उपयोग करने से हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। और इसमें मौजूद विटामिन की बात करें तो विटामिन ए मौजूद एंटीऑक्सीडेंट का उत्तम स्रोत है। इसके अलावा और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में सहायक, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने में सहायक है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चिमोन, जिला भिंड के कृषक जगत पाल ने। ये ग्वार की फसल में फसल सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगत पाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज अपन बात करते हैं स्पेशल ग्वार की। तो ग्वार के अंदर इस मेन जो अपने समस्या रहती है, एक तो मोयले की समस्या रहती है जिसके अंदर ऊपर से पत्ते पूरे सिकुड़ जाते हैं और फाल वगैरह, फूल वगैरह जो आते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इससे जो प्रोडक्शन है, पैदावार है, वो काफ़ी घट जाता है किसान का। ग्वार की खेती मुख्य तौर पर शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों में होती है। ये गर्म मौसम की फसल है। इसे हरी सब्जी और दाने के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जगहों पर इसे चारे के रूप में भी उगाया जाता है। इस समय ग्वार की फसल बढ़वार की अवस्था पर है और इसी समय फसल में कई तरह के कीट और रोगों का प्रकोप होता है, जिनकी सही पहचान करके समय पर नियंत्रण करके फसल से अच्छी पैदावार ली जा सकती है। जब मोयले का अटैक होता है ग्वार के अंदर तो उसके जो पत्ते हैं ऊपर की तरफ जो सारे पत्ते सिकुड़ जाते हैं और मोल्डिंग टाइप हो जाता है, नई पत्तियां आना उसके अंदर बंद हो जाता है। जब मोयले का अटैक होता है ग्वार के अंदर तो उसके जो पत्ते हैं ऊपर की तरफ जो सारे पत्ते सिकुड़ जाते हैं और मोल्डिंग टाइप हो जाता है, नई पत्तियां आना उसके अंदर बंद हो जाता है। ग्वार की फसल में चेपा या माहू कीट पौधों की जड़ों को छोड़कर शेष सभी भागों का रस चूसकर हानि पहुंचाता है। ग्रसित पत्तियां मुरझाती हैं और पौधे कमजोर और रोगी दिखाई देते हैं। ग्रसित फलियों में कमजोर और सिकुड़े हुए बीज बनते हैं।
इसके नियंत्रण के लिए फसल पर नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तो जैसे मोइले का अटैक हो तो किसान भाइयों को चाहिए कि डाइमेथियोड का वो स्प्रे करवा दें, और समय पर अगर आप डाइमेथियोड का स्प्रे करवा दें तो आपकी फसल मोइले से लगभग पूरी तरह सुरक्षित हो जाती है और अपना पैदावार के अंदर अपने को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। एक इसके अंदर ब्लाइट आती है जिसको फंगल इन्फेक्शन होता है। वो जैसे ब्लाइट अपने को नजर आएगी तो उसके अंदर जो पत्ते हैं उस पर काले काले धब्बे नजर आएंगे, और कई बार तो इतना ज़्यादा मतलब कालापन आ जाता है पत्तों के अंदर कि पत्ते सूख के गिरने भी लग जाते हैं, जिसके अंदर ऊपर से पत्ते पूरे सिकुड़ जाते हैं और फाल वगैरह फूल वगैरह जो आते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इससे जो प्रोडक्शन है, पैदावार है, वो काफ़ी घट जाता है किसान का। ग्वार की फसल में झुलसा रोग। इस रोग के बीजाणु तने के अंदर रहने के कारण तना अंदर से भी काला हो जाता है। इसका पत्तियों पर अधिक आक्रमण होने पर धब्बे आपस में मिल जाते हैं और झुलसा हुआ भाग गिर जाता है। बाद में फलियों पर काली धारियां दिखाई देने लगती हैं। फलियों के अंदर बीज सिकुड़ जाते हैं और काले हो जाते हैं, जिसका फसल की गुणवत्ता और पैदावार पर असर पड़ता है। इस रोग की समय पर रोकथाम करना बेहद जरूरी होता है ताकि फसल को नुकसान न हो। तो ब्लाइट की जैसे समस्या हो तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर और स्टेप्टोसाइक्लिन। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।